हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे ब्लड हमारे शरीर में फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड न्यूट्रिएंट और सारी चीज़ों को लेके हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। अब आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर के अंग द्वारा पाचित होता है और न्यूट्रिएंट को अवशोषित करके वो ब्लड में मिक्स करके जो ब्लड हमारे पूरे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक, तो अब कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। ठीक है, मतलब दो चीज़ों से मिलके पाचन तंत्र बनता है। पहला होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या पाचन नाल, और दूसरा कौन सा भाग होता है, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन, मतलब जो पाचन करने के लिए जो अंग होते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पाचन नाल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, अब इन सब जो पाचन नाल हो गई या ऑर्गन्स हो गए, अंग हो गए, उन सब में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस पूरे तंत्र को एक पावरफुल, एक शक्तिशाली मशीन बनाते हैं, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को, है ना, किसी भी भोजन को क्या करता है, पाचित करके उसको उसके सबसे सरल रूप में लाता है जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित हो सके। ठीक, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिले, जिससे हमारा शरीर ग्रोथ करे, जिससे हमारे शरीर का विकास हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा पाचन? हमारा जो पाचन होता है वो हमारे मुख से स्टार्ट होता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं। ठीक, हमने कोई रोटी खाई या चावल खाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम खाते हैं तभी उसी समय से पाचन स्टार्ट हो जाता है। मुख में जब हम रोटी बहुत देर तक चबाते हैं तो हमें मीठा मीठा टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, वो भोजन के साथ मिलके उसको सरल रूप देना शुरू कर देती है। ठीक है, मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मुख में सरल रूप लेना स्टार्ट कर देता है, तभी क्या होता है, हमें बहुत देर चबाने पे मीठा मीठा स्वाद आता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, सलाइवा होती है और टंग होती है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि दांत क्या करते हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और जिससे जो भोजन है वो सलाइवा के साथ मिक्स होके यहाँ पे थोड़े थोड़े सरल रूप में आना शुरू कर देता है। यहाँ पे दो एंजाइम होते हैं, टाइलिन और म्यूसिन, जो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा सरल बनाते हैं। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं या उन्हें स्वाद ग्रंथियाँ कहते हैं। कौन कौन सी होती है? 3 होती हैं। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड या कर्णमूल ग्रंथि, दूसरी होती है सबमैंडिबुलर, ठीक है, और तीसरी होती है सबलिंगुअल। ये 3 तरह की यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, अब क्या हुआ, जो हमारा भोजन है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया और जो भी थोड़ा बहुत सरल होना था, सिंपल होना था, वो हो गया। अब क्या, अब ये हमारे अमाशय में जाने को तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे गले में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ग्रास नली होती है, हमारी ग्रसनी होती है और श्वास नली होती है। ठीक, अब ग्रसनी और श्वास नली के बीच में एक ढक्कन होता है। ठीक, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब भी हम सांस लेते हैं तो ये जो ढक्कन होता है ये खुल जाता है। जैसे हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे हमारा खाना ग्रसनी और ग्रास नली की सहायता से अमाशय में जा सके। तो जैसे कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम खाते समय बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सांस ले रहे हैं और ये ढक्कन खुल जाता है और जो खाना है वो ग्रास नली की जगह श्वास नली में जा सकता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमारा जो भोजन है वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर ग्रास नली की सहायता से अमाशय में जा रहा है। ये ग्रास नली जो है 25 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो जो मूवमेंट होते हैं उसके कारण जो हमारा भोजन है वो अमाशय में जाता है। ठीक, अब अमाशय क्या होता है, एक जे शेप्ड की थैली की तरह होता है। ठीक है, ठीक, ये एक ऑर्गन होता है जो जे शेप की थैली होती है। उसका जो थैली होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें HCl यहाँ से निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके चारों ओर म्यूकस की लेयर होती है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब निकलता है और बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं
उससे आमाशय को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, यहाँ पे पेप्सिनोजन निकलता है। पेप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पाचन करता है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन हम पेप्सिनोजन बोल रहे हैं। तो पेप्सिनोजन क्या होता है, वो निष्क्रिय अवस्था होती है पेप्सिन की, क्योंकि जो हमारी देखो सारी सेल्स होती हैं सब प्रोटीन की बनी होती है, तो अगर वो क्रियाशील अवस्था में निकलेगा तो क्या होगा, वो हमारी सेल का, ऑर्गन का, सबका पाचन कर देगा। तो ये पेप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में रिलीज होता है, और जब भोजन के साथ मिलता है, जब भोजन उससे मिलता है, तब ये क्रियाशील अवस्था में आके पेप्सिन बनता है और प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, यहाँ पे भी बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, जैसे चक्की होती है चलती रहती है, वैसे ही आमाशय में लगातार मूवमेंट होते रहते हैं, जिससे जो भोजन का पाचन होता है वो आसानी से हो जाता है। ठीक, इसके अलावा जो हमारा जो आमाशय होता है वो उसका पहला पार्ट होता है इसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और जो लास्ट होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम या ग्रहणी पार्ट से जुड़ा होता है। ठीक, जो इसका लोअर पार्ट होता है आमाशय का उसको कहते हैं पाइलोरस, जो ग्रहणी से जुड़ा रहता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे HCl आया, पेप्सिनोजन आया और इन सब का प्रोटीन का पाचन किया। अब जो भोजन है वो एक लुगदी की तरह बन गया, इसको काइम कहते हैं। ठीक है, अब ये छोटी आंत में चला जाता है। अब जो छोटी आंत के ग्रहणी में गया, ठीक है, क्योंकि जे शेप है, जे शेप कैसा होता है आपको पता होगा, ऐसे होता है ना, तो अब ये छोटी आंत की ग्रहणी में गया और जो इसका पाइलोरस पार्ट है वो ग्रहणी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि हमारा जो आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम से भोजन आ रहा है, तो ग्रहणी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट एल्कलाइनेज होता है या एल्कलाइन होता है, सॉरी, वो इसके pH को मेंटेन करके रखता है, जिससे जो हमारी छोटी आंत है, ड्यूडेनम है, ग्रहणी जो पार्ट होता है इसका, वो प्रभावित नहीं हो, वो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, अब जो हमारा भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर की एक ट्यूब होती है जो क्या कह सकते हैं, आमाशय के नीचे रहती है। ठीक, अब यहाँ पे जो छोटी आंत है हमारी, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो पाचन होता है वो हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है। अब छोटी आंत में कैसे पाचन होता है, अब यहाँ पे जो और ऑर्गन्स होते हैं पाचन के वो आते हैं, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, इन सारी चीज़ों का अब यहाँ पे काम होता है। हमारे लीवर से बाइल आता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, जिसमें एमाइलेज हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे एंजाइम पैंक्रियाज से आते हैं, और लीवर से बाइल आता है। जिससे क्या होता है, अब बाइल की बात करें हम लोग अगर, है ना, तो जो हमारी जो वसा होती है, अभी छोटी आंत में ही ऑलमोस्ट हमारा सारा पाचन हो जाएगा। तो जो वसा होती है, क्योंकि वसा का पाचन इतनी आसानी से नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसके अणु होते हैं, तो क्या होता है, जो बाइल होता है वो इसको पाइसीकृत कर देता है, मतलब थोड़ा सा सरल बना देता है, जिससे जो एंजाइम होता है लाइपेज, वो इसका वसा का पाचन आसानी से कर देता है। इसी तरीके से पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम आते हैं। अब पैंक्रियाज क्या है, यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एंडोक्राइन चीज़ें भी आती हैं और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से क्या आता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, 2 हार्मोन होते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। और एक्सोक्राइन से ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, इसके अलावा एमाइलेज आते हैं। ठीक, अब ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जो 2 चीज़ होती है, ये भी निष्क्रिय अवस्था में होती है। कि क्यों होगी, क्योंकि ये भी प्रोटीन का पाचन करती है। जो भी एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेंगे वो स्रावित होंगे हमेशा निष्क्रिय अवस्था में, और जब भोजन के साथ मिलेंगे तभी क्रियाशील होंगे। ठीक, तो ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन है, ये चेंज होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में, और फिर प्रोटीन का पाचन करता है। और इसके अलावा जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लगते हैं भोजन को, और मेरे ख्याल से सारे जो हर तरह का पाचन हो जाता है। इसके बाद जो खाना होता है वो ड्यूडेनम ग्रहणी से इलियम में जाता है या मध्यांत्र में जाता है, और फिर उसके बाद शेषांत्र मतलब इलियम में जाता है। इसके बाद जो भोजन है वो हमारा बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत की
के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, जो कि छोटी आंत से छोटी है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है, छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी चौड़ाई होती है, बड़ी आंत की चौड़ाई जो है वो छोटी आंत से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक, अब क्या होता है, अब जब हमारा खाना आ गया, ठीक है, अब हमारा जो छोटी आंत में ऑलमोस्ट सारा खाना पच गया था। यहाँ पे छोटी आंत में एक छोटी छोटी विलाइज होती हैं, है ना, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है वी शेप में, उसको विलाई बोलते हैं। तो जब हमारा खाना पूरा पच जाता है, एकदम सरल बन जाता है, सिंपल अणु में बदल जाता है, तो वो जो विलाई होती है उसके पोषण को अवशोषित कर लेती है। जो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन का जो सरल रूप, जैसे अमीनो एसिड, फैट, वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इन तीनों चीज़ों में जब परिवर्तित हो जाता है तो जो विलाई होती है वो उन सारे न्यूट्रिएंट को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषण के पश्चात ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और फिर वही सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा जो होता है हमारे पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू सब हर कोशिका तक न्यूट्रिएंट जाता है। ठीक, और जो बचा हुआ भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में आता है। कुछ जो चीज़ें होती हैं बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बड़ी आंत फिर बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, तो ये जो था हमारा पूरा पाचन था। ठीक, अब आप लोग को इसके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, कल हम एक बार इसका टेस्ट लेंगे कि आप लोग को क्या क्या चीज़ें समझ आई हैं। ठीक है, और फिर जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।